नमस्कार दोस्तों, ऑप्टियूसेस पे आप सभी का स्वागत है। मैथमेटिक्स की इस सीरीज़ के इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम अब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को शायद हम क्रॉस करेंगे और उससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स को आप समझ गए होंगे, रिवाइज हो गए होंगे, आपके सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व किए होंगे तो मैक्सिमम चीज़ें उसके अंदर कवर हुई होंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज भी कराए गए। आज से हम शुरू करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, तो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको रिवाइज कराए जाएंगे और रिवीजन करने के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे उत्साहवर्धन के लिए और इसी तरीके से हम आपको नए नए कंटेंट लाते रहें आपके लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए, वीडियो को लाइक करिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपको कोई चीज़ कोई और एक्स्ट्रा चीज़ आपको चाहिए इन वीडियोज़ में तो ज़रूर मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में, हम उसके बारे में भी सोचेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले आप कर दीजिए तुरंत से, फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले बात करेंगे कुछ फंक्शंस होते हैं, तो पहले बात करेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। बात करेंगे इंजेक्टिव फंक्शंस की, यानी वन वन फंक्शन मेन, उसके बाद फिर ऑन टू फंक्शन, फिर बाइजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव सरजेक्टिव बाइजेक्टिव भी कहे जाते हैं। ये सारे फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। फिर ये बात करेंगे कि इन फंक्शंस को पहचाने कैसे। तो सबसे पहले मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा आज, वो सारी चीज़ें सेट बिल्डर फॉर्म में मैं बताऊंगा, ठीक है। उसको मैं पहले आपको देखिए हाँ, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो फॉर्म और होती हैं। तो इन दोनों फॉर्म्स को भी समझना आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम पहले समझेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सारी टॉपिक्स को एरो रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए हम चीज़ों को देखेंगे। उससे हमें चीज़ें जो है वो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती हैं मैचिंग के थ्रू। जैसे मान लीजिए ए है, एक सेकेंड, ये ए है, ठीक है, जो आपका इनपुट है, और ये बी है जो आपका आउटपुट है। अब अगर यहाँ पर एक, दो, तीन एलिमेंट इसमें हैं और बी में एक, दो, तीन और चार एलिमेंट हैं। ए मैचिंग किया इससे, इससे, बी इससे, सी इससे। तो पहली चीज़ तो ये पहचानेंगे कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन की डेफिनेशन जब आप पढ़े होंगे तो आप पाएंगे कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के हर एलिमेंट के लिए, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। सेट बी में एक यूनिक एलिमेंट होता है। बल्कि जब आप यहाँ देखते हो तो आप देखते हो कि दो एलिमेंट हैं। सेट ए के एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर दो एलिमेंट दिख रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो पहला, इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, फंक्शन नहीं होंगी, पहली चीज़। तो आपको ये समझ में आएगा कोई चीज़ फंक्शन कब होगी, व्हेन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। सेट बी में उसके लिए एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करे तो ये क्या होएगा आपका, ये फंक्शन कहलाएगा। अदरवाइज ये रिलेशन कहलाएगा, ये फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले बेसिक डिफरेंस आपने समझ लिया कि रिलेशन और फंक्शन होता क्या क्या है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं फंक्शन का, पहले आपको समझा देते हैं। जैसे ये चार एलिमेंट यहाँ हैं, इसमें भी मान लीजिए चार एलिमेंट हैं। ये इससे मैच कर गया, ये इससे मैच कर गया, ये आपका इससे मैच कर गया और ये इससे मैच कर गया। तो देखिए ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में बी के पास बी का एक मैचिंग हो रही है, तो इसलिए ये फंक्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, ये एक जनरल फंक्शन था। अब हम बात करेंगे इंजेक्टिव की। इंजेक्टिव का मतलब क्या है, वन वन फंक्शन। तो सबसे पहले ए और बी ड्रॉ करते हैं। ए में मान लेते हैं हमारे पास चार एलिमेंट्स हैं और बी में भी हमारे पास चार क्या पांच ही मान लेते हैं, ठीक। तो मान लीजिए ये एलिमेंट इससे मैच कर रहा है, ये एलिमेंट इससे मैच कर रहा है, ये एलिमेंट इससे मैच कर रहा है, ये एलिमेंट इससे मैच कर रहा है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन बी। तो देखिए हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहा है। भले से यहाँ पर एक एलिमेंट वैकेंट रह गया जिसका कोई भी कोडोमेन, मतलब कोई भी आप कह सकते हैं इनपुट नहीं मिल रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क क्या है कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है, तो इसे बोलते हैं वन वन, ठीक है।
1 1, या यही कहलाता है आपका इंजेक्टिव। ये नाम भी याद रखने आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है? इंजेक्टिव। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, ए और बी। ठीक है, ए बी है ये इंजेक्टिव हमने समझ लिया। अब हम आते हैं सर्जेक्टिव देखने। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। 3 4 5 फंक्शन मान लीजिए यहाँ है, और 1 2 3 4 फंक्शन यहाँ पर है। ये मैचिंग हुई इसकी इससे, ये मैचिंग हुई इससे, ये मैच किया इससे, ये भी मैच किया इससे, ये मैच किया इससे। अब यहाँ पर फंक्शन की देखिए डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन बी। बिल्कुल, हर यूनिक एलिमेंट इन बी मिल रहा है आपको, तो फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब एक चीज़ क्या है कि इस एलिमेंट का भी मैचिंग इससे हुआ है और इसका भी इससे हुआ है। ऐसा जो केस होता है, ये 1 1 नहीं है, ये क्या है? ये ऑन टू है। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। तो ये क्या था? ये आपका ऑन टू था, और इसी को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। अब ये सर्जेक्टिव हो गया। अब अगर क्या है कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, ठीक है, यानी कोई फंक्शन अगर 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस तरीके से आपने ये देख लिया। तो ऑन टू का क्या मतलब है कि मतलब बी के हर एक एलिमेंट के लिए, ऑन टू में अगर हम जाएं तो हर एक एलिमेंट अगर बी के लिए ए में एक आपका एटलीस्ट 1 मैचिंग जरूर मिलेगा। तो ये है बी का मतलब। मैं एक बार फिर से आपको बी वाला दिखा देता हूँ। तो ए क्या था? सर्जेक्टिव। हम लोग एक बार फिर से देखते हैं थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए। जैसे 4 ये है, 5 ये है मान लीजिए, ठीक है, और 4 ये है। तो ये इससे मैच किया, ये इससे मैच किया, ये इससे मैच किया, ये भी इससे मैच किया, और ये आके इससे मैच किया। तो ये कहता है ऑन टू कब होएगा? जब बी के हर एक एलिमेंट का ए में एक कोई मैचिंग मिलेगी ही मिलेगी। मोर देन 1 भी चल सकता है, लेकिन एक मिलेगी मिलेगी। मतलब क्या है कि कोई भी बी लेफ्ट आउट नहीं होएगा, जैसे इंजेक्टिव में हो रहा था। इंजेक्टिव में देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि एक एलिमेंट विदाउट मैचिंग रह गया था, पर वो 1 1 था तो चल गया था। तो बी, इसमें क्या ध्यान देना है कि बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सब मैच करेंगे। ठीक है, सारे मैच कर जाएंगे। तो ऐसे आपको क्या पहचानना है? ऑन टू। अब अगर इसी बेसिस पे हम बाइजेक्टिव पहचानने जाएं, तो बाइजेक्टिव मान लीजिए ऐसे आपके 4 एलिमेंट हैं और यहाँ भी 4 एलिमेंट हैं। ये इससे मैच कर गया, ये इससे मैच कर गया, ये इससे मैच कर गया, और ये इससे मैच कर गया। अब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है, ये बाइजेक्टिव है। कहने को तो ये 1 1 भी है, क्योंकि सब हर एक एलिमेंट ऑफ ए सेट के बी में एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है, तो 1 1 है। और ऑन टू क्यों है? क्योंकि बी का कोई भी एलिमेंट हो वो ज़रूर मैच, उसकी कोई ना कोई मैचिंग है ए में, सबकी मैचिंग है, कोई भी खाली नहीं है बी में। ठीक है, तो ये ऑन टू भी हो गया, और 1 1 ऑन टू अगर दोनों है तो ये क्या हो गया? बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब आप 1 1 ऑन टू पहचानेंगे कैसे, ये देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम 1 1 ऑन टू पहचानेंगे कैसे। उसके लिए हमारे पास ये सामने एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इसको देखते हैं। इसको हम 2 तरीके से पहचान सकते हैं। अगर कोई छोटा फंक्शन हो तो छोटे फंक्शन को हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम उसको वैल्यूज़ निकालेंगे, इनपुट देंगे और आउटपुट निकालेंगे, डिफरेंट इनपुट्स डालेंगे उसमें और आउटपुट निकालेंगे। एक तो ये तरीका है, बट ये सारे तरीके इस तरह के बड़े बड़े फंक्शंस में काम नहीं आते हैं। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैं इसीलिए लेकर आया हूँ जिससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकें। तो अब क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है, इसको अगर हमें पहचानना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। ठीक है, तो 1 1 कब होता है फंक्शन? पहली चीज़ तो ये लिखिए, 1 1 के लिए क्या होना चाहिए फंक्शन को? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो ये क्या होएगा? ये 1 1 होएगा अपने डोमेन में। तो ये फंक्शन को क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना अगर आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे सीखे होंगे, बट ऐसा क्यों है इसको भी चेक कर लेते हैं ग्राफ में। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कुछ ऐसे फंक्शन बनेगा तो देखिए हर एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वाई की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। कोई भी ऐसा एक्स नहीं होएगा जिसके लिए 2 वैल्यू मिल रही हो। तो ये क्या है? इसलिए ये 1 1 है। ठीक,
अगर ऐसे डिक्रीजिंग भी ड्रॉ करें, देखिए डिक्रीजिंग ऐसे ड्रॉ कर दिया, अब हर एक x के लिए y में एक स्पेसिफिक वैल्यू आपकी y में मिल रही है। तो ये इसीलिए स्ट्रिक्टली या तो इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो क्या होता है, फंक्शन 1 1 होता है। तो इस फंक्शन को चेक करते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स निकालिए सबसे पहले। आपका एफ डैश एक्स आएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से हम थोड़ा सा इसको फैक्टराइज वगैरह कर देते हैं। तो x माइनस 2 x माइनस 3 मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, 2 और 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हम चेक करेंगे, चूँकि हमारा डोमेन दिया हुआ है, मतलब हमें बॉर्डर कंडीशन दी है 0 से 3, तो हमें केवल 0 से 3 चेक करना है। तो अब 0 से 3 के बीच अगर हम चेक करेंगे तो हम पा रहे हैं कि फंक्शन 0 से 2 तक तो इंक्रीजिंग आ रहा है और 2 से 3 तक फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो है नहीं। पहली चीज़ क्लियर हो गई कि 0 से 2 तक ये फंक्शन हमें इंक्रीजिंग मिला और 2 से 3 तक फंक्शन हमें फिर डिक्रीजिंग मिला। तो इसका मतलब क्या है कि ग्राफ समवेयर ऐसे बन रहा होगा, जो भी इसका ग्राफ होगा, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 0 से 2 तक तो ये फंक्शन ऐसे बढ़ रहा होगा, बट इसके बाद ये फंक्शन ऐसे घट रहा होगा। अब अगर ये फंक्शन घट रहा है तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि अगर ये वैल्यू मान लीजिए हम y की ले रहे हैं तो इसके लिए 2x मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे इसके लिए क्या है, आप देख रहे होंगे कि ये 2x मिल रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी पे ध्यान लगाओ तो ये चूँकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, तो ये 1 1 तो नहीं है। तो 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं वाला ऑप्शन कौन कौन सा है, एक तो बी ऑप्शन है आपके पास कि ऑन टू बट नॉट 1 1, और एक डी ऑप्शन है कि नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। दोनों ऑप्शन है आपके पास। बट अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि या तो ये सही होगा या ये सही होगा। अब हमें प्रूव क्या करना, ऑन टू। ऑन टू क्या बोलता था कि हर एक आउटपुट के लिए, बी के हर एक एलिमेंट के लिए ए में कोई ना कोई एग्जिस्ट करना चाहिए एलिमेंट, और वो मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है, ये भी बोलता था। तो एक तो यहाँ से ही दिख रहा है कि देखिए y की इस वैल्यू के लिए यहाँ पे 2x एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसे मान लीजिए 2 x1 x2 आए होंगे तो ये दोनों जाके y से जुड़ रहे होंगे। अगर ये दोनों ऐसे y से जुड़ रहे होंगे तो ये आपका ऑन टू बनने की चांस पर है। बट 1 1 क्लियर है। अब ऑन टू को हम कैसे चेक करेंगे, ये देखिए, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे x की और चेक करेंगे कि क्या वो रेंज में आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए x, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, आप y की कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए और वो देखिए कि क्या वो वैल्यू रेंज में आ रही है। तो y कहाँ शुरू होता है, अगर चूँकि यहाँ पे y का आपका जो आउटपुट है आपका, उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है, यानी इनिशियल क्या था, 1 था और टर्मिनल 29 है। मतलब y की वैल्यू या तो मिनिमम 1 हो रही है या 29 हो रही है। अब चेक कर लेते हैं 1 किस पे हो रही है और 29 किस पे हो रही है। अगर वो दोनों पॉइंट्स इस आपके डोमेन के बीच लाई कर गए, इसका मतलब सारे पॉइंट 1 से 29 इसमें किसी ना किसी से मैच कर जाएंगे। तो चलिए 1 चेक करते हैं। तो 1 चेक करने के लिए साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप f ऑफ 0 रख दो तो ये 1 मिल जाता है। तो आपने देख लिया कि 0 पे 1 मिल गया। तो एक चीज़ क्लियर हो गई। अब 29 अगर हमें करना हो तो आप फंक्शन में f ऑफ 2 रखो, f ऑफ 2 रखो, तो आप पाएंगे कि ये क्या आ रहा है, 29 आ रहा है। इसको आप कैसे कर सकते हैं, इस फंक्शन को इक्वल टू 29 करके सॉल्व भी कर सकते हैं और वहाँ से आपको मिल जाएगा x की वैल्यू 2। तो ये 29 मिल गया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या 3 पे ये फंक्शन बढ़ तो नहीं जा रहा है। तो f ऑफ 3 जब मैं रखता हूँ इसमें तो मुझे मिलता है 28। तो 28 भी 29 से कम है। तो मुझे एक चीज़ ये पता लगा कि 0 से 3 के बीच में चाहे जितनी भी वैल्यू रखता जाऊँ, आपकी जो रेंज आएगी वो 1 से 29 के बीच में ही आने वाली है। मतलब 1 से 29 के बीच में, अगर मैं इसका रिवर्स बोलूँ कि 1 से 29 के बीच में कोई भी नंबर मैं अगर ले लूँ तो उसका कोई ना कोई इनपुट आपका 0 से 3 के बीच में मिलेगा। अगर ऐसा मिल रहा है तो ये क्या है, ये 1 1 है। तो यहाँ पे सॉरी ये ऑन टू है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, ऑन टू। तो ये क्वेश्चन ही देखिए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, मतलब काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस हो गया। 1 1 ऑन टू कैसे निकालते हैं। 1 1 निकालने के लिए आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ग्राफ प्लॉट, ग्राफ का एक आइडिया मिल जाएगा। ऑन टू निकालने के लिए आप क्या है, आप चेक कर लीजिए कि क्या मतलब रेंज के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके लिए कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आपका मिल रहा है कि नहीं डोमेन में, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। अब चलते हैं एक
एक दो बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है, वो दे देते हैं आपको। सबसे पहले तो ये अपडेट जो लोग एमए इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। अगर आप अपनी तैयारियों को बहुत अच्छे से जज करना चाह रहे हो तो कॉन्टैक्ट नंबर ये नीचे दिया हो, इस पर कॉल करिए और टॉपर्स मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए मात्र ₹350 में। अब दिन बहुत कम बचे हैं तो लेट करने की ज़रूरत नहीं है। 70+ मॉक टेस्ट हैं करंटली जो है 74 टेस्ट लगे हुए हैं और ये 80, 85, 90 तक ये जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, सिलेबस बेस्ड हैं, आपके टॉपिक वाइज हैं, आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, पार्ट बी को इकोनॉमिक्स के, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा एक बार जब आप इसे लगाएंगे और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि आपने कोई चीज़ छोड़ा तो नहीं है। अगर कोई चीज़ छोड़ा है तो आपके पास अभी समय रहेगा कि आप उसे कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, फिर से पढ़ लेंगे। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। ऐसा ना हो कि आप लास्ट में ज्वाइन करें और फिर केवल आपको ये तो पता लग जाए कि आपकी कमी क्या है बट उसको सुधारने में आपके पास समय ही ना रहे। तो अभी ज्वाइन करने में ये फ़ायदा रहेगा कि आप अभी आपकी कमी पता लग जाएगी तो अभी आपके पास समय है, आप उसे सुधार सकते हैं। तो ज्वाइन करिए। बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमारा यहाँ से रहा है। पिछले साल रैंक 1 से लेके बहुत अच्छी अच्छी रैंक इसी टेस्ट सीरीज बैच से आई है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है आपके लिए। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये सबके लिए है, जो लोग भी CUET का पेपर दे रहे हैं उन सब लोग के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में दे रहे हों। पार्ट ए जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हर कोई JNU में तो जाएगा नहीं, JNU के अलावा भी बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ CUET में इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो पार्ट ए का अगर आप टेस्ट देना चाह रहे हो, पार्ट ए की अपनी तैयारियों को और मजबूत करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी हमारे पास टेस्ट सीरीज़ शुरू होने वाली है। मात्र ₹150 में आपको 100+ टेस्ट आपको मिलेंगे, 100 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, जिसमें सब कुछ रहेगा। आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम रहेगी, वर्बल एबिलिटी रहेगी, जनरल अवेयरनेस रहेगा, मैथमेटिकल रीजनिंग रहेगी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स, सारी स्किल्स, जितना भी टॉपिक कवर होता है पार्ट ए में, हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। 100+ टेस्ट इसीलिए इसमें रखे गए हैं, जिससे आप अच्छे से सारे टेस्ट देखें, अपनी तैयारियों को और स्ट्रांग बनाएं। उसके लिए भी आप सेम नंबर पर ही कांटेक्ट करिए। और 5 मई से ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन अभी से इसका शुरू हो चुका है। आपको बस व्हाट्सएप करना है या कॉल करना है और उसके बाद आप वहाँ पर पेमेंट करके रजिस्टर हो जाएंगे। बाकी प्रोसेस वहाँ पे आपको समझा दिया जाएगा। तो ये 2-3 इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जो आपको आप तक पहुँचानी थी। अब नेक्स्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, f(x) = x² है, g(x) = sin x है। तो हमें एक तरह से इसका डोमेन फाइंड करना है, बट ये डोमेन काफ़ी टफ है आपके लिए, आपके लेवल पे नहीं आएगा। मेरा मकसद क्या है बताना, कि मेरा मकसद ये है कि ये कैसे निकालते हैं, f(g(f(x), ठीक है, और इसे प्रूव करना है g(f(f(x) के बराबर है कि नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे किनारे से शुरू करते हैं f(x) से। देखिए f(x) ये आपका x² पता है। अब अगर मुझे g(f(x) निकालना हो, ठीक है, उसको मैं g(f(x) ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, g में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे f(x) लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा आपका साइन, और x की जगह पे f(x) डालूंगा और f(x) की वैल्यू है x², तो ये बन जाएगा साइन x²। फिर क्या करना है, मुझे g ऑफ f के बारे में निकालना है, यानी g ऑफ f(x), मतलब फिर से g ऑफ x की में x की जगह पे आप g ऑफ f(x) रखोगे, तो यानी साइन x में x की जगह पे फिर से साइन स्क्वायर रखना है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन x² बन गया, ठीक है। उसके बाद एक और f इनिशियल में लगा है, यानी आपको लिखना क्या है, f ऑफ g ऑफ f(x), ये बनाना है। मेरा मकसद था कि ये बनाते कैसे, बस वो सीखना। अब इसमें क्या है, ये वैल्यू जो है g ऑफ x वैल्यू जो है वो फंक्शन f(x) में रखना है x की जगह पे। तो x की जगह पे जब आप इसे रखते हो तो क्या बन जाता है, साइन x², ठीक है, ये स्क्वायर है, का होल स्क्वायर, ठीक, क्योंकि यहाँ पे x का होल स्क्वायर था। तो ये बन गया आपका f ऑफ g ऑफ f(x), ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया पहली चीज़। अब इसे आप अपनी कॉपी में नोट करके रखिएगा। अब चेक करते हैं कि ये सेकंड जो इन्होंने दिया है g ऑफ f(x), वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे कि g ऑफ
देखिए ये तो इतनी ही चीज़ है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है तो ये आपने पहले ही फाइंड कर रखा है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ये तो अभी आपने फाइंड किया। तो ये क्या आया था आपका, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक, यही आया था आपका, अगर आपको याद है तो आप एक चीज़ तो देख रहे हैं कि क्या दोनों चीज़ इक्वल है या नहीं। अगर दोनों चीज़ इस तरह से इक्वल नहीं है, बट ये क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल एक्स, आपको सारा एक्स बताना है जिसके लिए ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी, वो एक्स बताने हैं जिसके लिए ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी। तो क्या करिए, दोनों इक्वेट कर दीजिए। मैं थोड़ा सा सॉल्व कर भी देता हूँ। उम्मीद है आपको कैसे ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसके अंजाम तक पहुँचा देते हैं। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ये हुआ। अब इसको एक साइड, इस साइड लेकर आइए और आप कॉमन ले सकते हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बचा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा दो चीज़, एक तो ये मिलेगा, ये इक्वल टू 0 करिए, और एक ये मिला, ये इक्वल टू 0 करिए। तो ये दोनों चीज़ जब आप 0 करते हैं तो आपको वहाँ से कई सारी वैल्यूज़ मिलती हैं। जैसे आप साइन एक्स स्क्वायर इसको 0 करेंगे तो वहाँ से 2-3 इक्वेशन आपके बनेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा। हालांकि इतना टफ पूछेगा नहीं, इसलिए मैं ज़बरदस्ती इतनी कॉम्प्लिकेसी में जा नहीं रहा हूँ। अगर किसी को चाहिए इसका पूरा सोल्यूशन तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ट्राई करिएगा। फिर आप टेलीग्राम पे या ऑप्ट्यूसिस के नंबर पे अपना सोल्यूशन भेज सकते हैं और चेक करा सकते हैं। और अगर आपको सोल्यूशन चाहिए होगा तो ऑप्ट्यूसिस का कॉन्टैक्ट नंबर अभी जो पीछे आपको बताया गया, जहाँ से आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो उसी नंबर पर आप अपना सोल्यूशन भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है, ठीक। बाकी मेरा मकसद ये था आपको ये समझाना कि ये कैसे लिखा जाता है, वो आप अब समझ गए होंगे कि कैसे लिखा गया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही अभी हम बहुत सारे रिलेशन फंक्शन के वीडियोस देखेंगे, डोमेन रेंज निकालना सीखेंगे, और ऐसे ही सीखते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।